नमस्कार, मैं हूं प्रशस्त तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जंग के बीच भारत ने गाजा भेजी राहत सामग्री, लिखा ये भारतीयों की तरफ से तोहफा। ड्यूटी के दौरान पहली बार अग्निवीर की गई जान, 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात थे अक्षय लक्ष्मण, सेना ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस और सपा विवाद पर डी राजा ने दी प्रतिक्रिया, कहा भाजपा को हराना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। शरद पवार के फलस्तीन को समर्थन पर भड़के पीयूष गोयल, कहा बटला हाउस एनकाउंटर पर भी आंसू बहाए थे। बंजर सागर में ड्रैगन ने की हिमाकत, फिलीपींस के एक तटरक्षक जहाज और सप्लाई बोट को मारी टक्कर। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। दिल्ली, एनसीआर और बिहार में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के दार्जिलिंग जिले में था। बता दें कि नेशनल भूकंप मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.1 थी। भूकंप के कारण किसी की मौत या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। बिहार में पटना, बगहा, छपरा, सिवान और गोपालगंज में भूकंप को ज्यादा झटके महसूस किए गए, तो वही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बताते चले कि दार्जिलिंग में सुबह 7:39 पर आए तेज झटके के बाद 29 मिनट के अंदर 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप केंद्र के अनुसार सुबह 8:08 बजे 4.3 तीव्रता का झटका आया। इसके बाद 8:28 पर 4.3 की तीव्रता से और 8:59 पर 4.1 तीव्रता का झटका महसूस हुआ। नेपाल में भूकंप आना आम बात है, लेकिन पिछले 17 दिनों में यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अक्टूबर को एक साथ 4 भूकंप के झटके लगे थे। नेपाल उस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जहां तिब्बती और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें पलती, तो यहीं पर हर साल 100 साल में एक दूसरे के करीब 2 मीटर आगे बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव बनता है, जिसके कारण भूकंप आता है। लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर से सद्भावना यात्रा शुरू करने की तैयारी में। इस यात्रा का लक्ष्य भारत के 543 मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ना है। साथ ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि सद्भावना यात्रा का उद्देश्य मुस्लिम, सिख, जैन और पारसी समुदाय को केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराना है। इसके साथ ही बीजेपी की सद्भावना यात्रा देश के पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसका ध्यान 65 अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर केंद्रित रहेगा। इसके लिए मोर्चे ने पूरे देश को 6 क्लस्टर में बांटा है। इसके साथ ही संयोजक और सह संयोजक की पूरी टीम बनाई गई है। साथ ही जमाल सिद्दीकी ने उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय देश के विकास में भागीदार बने। उन्हें कश्मीर में धारा 370 और 35C को निरस्त करने और 3 तलाक जैसी प्रथाओं के उन्मूलन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी पहलों से लाभ हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चे का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय और भाजपा के बीच की दूरी को पाटना और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की अधिक भागीदारी की दिशा में काम करना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रमुख सरकारी योजनाओं में गलत कामों की ओर इशारा करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करके भारत के नियंत्रक जनरल जैसी स्वतंत्र संस्था को बंद करने और कुचलने की कोशिश कर रही। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान योजना में गलत कामों को उजागर करने वाले 3 सीएजी अधिकारियों को बिना सोचे समझे बाहर कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सीएजी जीसी मुर्मू इतने दबाव में है कि वह किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता और संचार विभाग में मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मोदी सरकार स्वायत्त संस्थाओं को नष्ट करने का अपराध करके अनिवार्य रूप से अपराधी बन गई। उन्होंने कहा कि मीडिया और समाज इस मामले पर चुप है। पवन खेड़ा ने याद दिलाया कि कैसे कुछ टीवी चैनलों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने एक पूर्व सीएजी की लीक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ लगातार दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बउआ मोइत्रा के पूर्व साथी जयानंद देदराई ने दावा किया है कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ शिकायत के कारण अपने जीवन के लिए बहुत गंभीर खतरा होने की आशंका है। देदराई, जिन्होंने सीबीआई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उनके पास महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने के सबूत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि टीएमसी सांसद द्वारा उन पर रॉटविलर डॉग हेनरी के बदले अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे एक पत्र में वकील जयानंद देदराई ने कहा है कि मुझे 14 अक्टूबर को अपनी शिकायत के कारण मेरी सुरक्षा
के लिए बहुत गंभीर खतरे की आशंका है, जो मैंने महुआ मोइत्रा और इनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो और सांसद निशिकांत दुबे को सौंपी। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि 19 अक्टूबर को उन पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने की सीधी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मुझे अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी गई। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 52 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने राज्य से आने वाले 4 में से 3 सांसदों को टिकट दिया है। इनमें करीमनगर से सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को करीमनगर से टिकट दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य सांसदों सोयम बापू राव को बोआत और धर्मपुरी अरविंद को कोराताला से प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी ने राज्य के फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेता टी राजा सिंह को गौश महल से प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि राजा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद टी राजा पार्टी से निलंबित चल रहे थे। उनका निलंबन आज ही वापस लिया गया है। तो वही पार्टी के चौथे सांसद, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया। इनके अलावा 13 महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक टी राजा को अगस्त 2022 में पार्टी ने सस्पेंड किया था। टी राजा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। देखिए, गोशामहल जो विधानसभा है ये हैदराबाद पार्लियामेंट में ही आता है और हैदराबाद पार्लियामेंट का जो एमपी है, जो सांसद है, दुर्भाग्य से असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक देशद्रोही है। और ऐसी पार्लियामेंट से मैं विधायक हूं और उसी के एक व्यक्ति को हराकर, यानी हमेशा से चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट कांग्रेसों को बेचता था, अब वो टीआरएस को वोट बेचता है। सिर्फ बेचने की, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और इसी की पार्लियामेंट से मैं 2 बार का विधायक बना हूं और आने वाले समय में भी मैं यही विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से जीतता रहूंगा और ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देते रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, हमारे पीएम संतोष जी, हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशामहल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों कांग्रेस पर हमला बोला था। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा को सीट नहीं दिए जाने से अखिलेश यादव नाराज थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसके बाद अन्य दलों के नेता अब बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर अब राजद सांसद मनोज झा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा होता है, हर पार्टी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को इसे बेहतर तरीके से हल करना चाहिए। लोग भी इस विकल्प को उत्सुकता से देख रहे हैं। तो वहीं पर इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा था कि जब चुनाव होते हैं तो टिकट को लेकर खींचतान होना स्वाभाविक सी बात है। उनका मानना है कि अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमारी पार्टी के कई लोग उनके संपर्क में हैं। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ये चुनाव के दौरान ऐसा होता है अक्सर, एक हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है। इंडिया अलायंस में इतनी मैं आग्रह करूंगा टॉप लीडरशिप को, इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से रिजॉल्व कर लें, क्योंकि लोग भी बहुत लालसा से इस विकल्प की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह की छवियां ना आए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सर, ये तो हर स्टेट में चल रहा है ना, पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप देखते रहिए ना, जो कुछ आपको छिन्न भिन्न होता हुआ दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इसने अहमदाबाद के एक व्यक्ति से 9,30,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7.7 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के धोखाधड़ी विभाग के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में खुद को पेश करके एक अमेरिकी नागरिक को धोखा दिया।
बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के FBI के इनपुट के आधार पर CBI ने रामावत शाह के खिलाफ FIR दर्ज की है। शाह ने अमेरिकी नागरिक को फोन कर खुद को अमेजन के धोखाधड़ी विभाग का अधिकारी जेम्स कॉल्सन बताया। CBI के प्रवक्ता ने कहा है कि आरोपी ने पीड़ित को विश्वास दिलाया है कि उसके अमेजन खाते के कुछ बेईमान तत्वों के द्वारा पहुंच बनाई जा रही थी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाते खोलने के लिए 4 अलग-अलग राज्यों में उसकी सामाजिक सुरक्षा का उपयोग किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित को अपने बैंक खातों से नकदी निकालने और उसे रॉकेट कॉइन ATM वॉलेट में बिटकॉइन में जमा करने के लिए कहा है और एक QR कोड को भी साझा किया था। इजरायल और हमास की लड़ाई पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। भागवत ने 21 अक्टूबर को कहा है कि हिंदू धर्म सभी संप्रदायों का सम्मान करता है और भारत में कभी उन मुद्दों पर झगड़े नहीं हुए जिनकी वजह से आज हमास इजरायल के बीच युद्ध हो रहा है। मोहन भागवत छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागपुर के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में एक धर्म संस्कृति ऐसी है जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती है। वह है हिंदू धर्म। यह हिंदुओं का देश है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य सभी धर्मों को अस्वीकार करते हैं। यहाँ जब आप हिंदू कहते हैं तो यह बताने की जरूरत नहीं होती कि मुसलमानों को भी सुरक्षा दी गई। केवल हिंदू ही ऐसा करते हैं, केवल भारत ही ऐसा करता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सभी जगह संघर्ष हो रहे हैं। आपने यूक्रेन युद्ध, हमास इजरायल युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर कभी युद्ध नहीं हुए। शिवाजी महाराज के समय में हुआ आक्रमण उसी प्रकार का था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लगभग 62.49 लाख की लागत वाली सरैया वाटिका फिर से बनकर तैयार हो गई। इसमें युवा, बुजुर्ग और बच्चों के लिए खास व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने शुक्लागंज में सरैया वाटिका का निर्माण लाखों रुपए की लागत से कराया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वाटिका का शुभारंभ रविवार को किया गया। उद्घाटन के अवसर पर सांसद साक्षी महाराज समेत जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, SP सिद्धार्थ शंकर मीना, CDO ऋषिराज और ADM विकास कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन के अवसर पर उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साक्षी महाराज ने कड़े तेवरे में कहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसी की में भी हिम्मत हो तो मुझसे उन्नाव आकर चुनाव लड़ ले। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कहना है कि भाजपा राम मंदिर का श्रेय लूट रही है, जबकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। उन्हें बता दो कि यह 500 सालों की लड़ाई थी। हमने छाती पर गोलियां खाई और आंदोलन झेले। हमने राम मंदिर के लिए न जाने क्या क्या किया है। अगर जनता इसका श्रेय हमें दे रही है तो वो अपनी खुशी से हमें यह श्रेय दे रही। हम इसका श्रेय लेने के लिए कहीं दौड़ नहीं रहे। साक्षी महाराज ने इसी के साथ कहा कि विपक्ष के साथ एक नारा है, मोदी हटाओ, लेकिन किसको ले आएंगे आज तक नाम नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर विश्वास रखती है। आने वाली 2024 मोदी की परीक्षा में देश की जनता उनके साथ होगी। क्या 2024 में उन्नाव की जनता आप पर मेहरबान होगी? इस सवाल के जवाब में साक्षी महाराज ने कहा है कि हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है, हर प्रश्न का उत्तर बखूबी दिया है। हमें विश्वास है कि उन्नाव की जनता उत्तर पुस्तिका जांचेगी तो 99% मार्क्स मुझको ही देगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। जब इस मामले का वीडियो सामने आया तो काफी बवाल मच गया। बता दें कि स्कूल में बच्चों के द्वारा नमाज पढ़े जाने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और विश्व हिंदू महासंघ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफसर मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। विभाग ने स्कूल इंचार्ज शिक्षिका और शिक्षाविद के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल यह मामला ठाकुरगंज के नैपियर रोज कॉलोनी का है। यह बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। विद्यालय में एक समुदाय के ज्यादा बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या 106 है। जब ऐसे स्कूल में बच्चों के द्वारा नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया तो दूसरे समुदाय के लोगों ने स्कूल पहुंचकर विरोध कर दिया। यह मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार के संज्ञान में आया। इसके बाद अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें स्कूल इंचार्ज मीरा यादव, सहायक अध्यापिका तहजीब फातिमा और शिक्षा मित्र ममता मिश्रा को दोषी पाया गया। इसके बाद ही विभाग की ओर से तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वहीं पर स्कूल इंचार्ज मीरा यादव को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें स्कूल इंचार्ज से हटाकर ब्लॉक संसाधन केंद्र से अटैच कर दिया गया। इस मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह को सौंपी गई है। उन्हें 15 दिन में मुख्यालय को इस मामले की रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे एपेक्स न्यूज इंडिया।